हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू डी कोड एग्जीक्यूटिव। तो आई होप आप लोग सब ठीक हो गए। बाकी जो इवन सेमेस्टर की जो डे शीट है वो जल्द ही आने वाली है, तो आप अपने एग्जाम की तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। इस लेक्चर में हम लोग कंप्यूटर नेटवर्क की यूनिट सेकंड का वन शॉट हम लोग देखेंगे। ये आपका अटैच सिलेबस है। इस सिलेबस के अकॉर्डिंग हम लोग इस यूनिट को कवर करेंगे ना। हम लोग वन बाय वन हर टॉपिक को देखते हैं। जैसे कि इस सिलेबस के अकॉर्डिंग हमारे जो एरर डिटेक्शन करेक्शन में हमारे 7 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं, तो आप इस लेक्चर को ध्यान से पढ़िए। बाकी अगर आपको ये नोट्स अच्छे लगे, इजी लगे, तो आप इन नोट्स को लेने के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। आपको चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी हमारे जो चैनल का डिस्क्रिप्शन है उसमें भी हमारे मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। बाकी हम लोग देखते हैं कि एक एक टॉपिक को समझते हैं। तो हमारा पहला टॉपिक है लिंक लेयर होता क्या है। लिंक लेयर हम लोग ने आपको अगर लिंक लेयर जैसे डेटा लिंक लेयर सुनते ही आपको समझ आ गया होगा कि ये हमने ऑलरेडी पहले कहीं पढ़ चुके हैं। मींस यूनिट 1 में हम लोग ने इसके बारे में थोड़ा ओवरव्यू लिया था कि डेटा लिंक लेयर क्या होती है। डेटा लिंक लेयर हमारी सेकंड लेयर होती है ओएसआई मॉडल की। आपने पढ़ा होगा फर्स्ट यूनिट में, अगर आपने फर्स्ट यूनिट पढ़ के आए होंगे। अगर आप फर्स्ट यूनिट पढ़ लेते हो तो जो भी हमारी रिमेनिंग यूनिट है, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4, यूनिट 5, वो हमारी रिलेटेड है। मीन्स इन्हीं हमारी जो ओएसआई मॉडल है उनके डिटेल्स पे हमारी है, तो आप उन्हें पढ़ के आइए तो आपको और अच्छे से समझ आएगा। तो डेटा लिंक लेयर क्या होती है? ये हमारी सेकंड लेयर होती है ओएसआई मॉडल की। जैसा कि आप इस डायग्राम में देख सकते हो। अब आप बोलोगे कि हमारी जो सेकंड लेयर होती है वो तो प्रेजेंटेशन लेयर होती है, तो आप डेटा लिंक लेयर कैसे बोल रहे हो? डेटा लिंक लेयर हमारी होती है सेकंड। अगर हम लोग रिसीवर साइड से देखें तो डेटा लिंक लेयर हमारी सेकंड आती है। अगर हम लोग सेंडर साइड से देखें तो डेटा लिंक लेयर हमारी 6 नंबर पे आती है। तो अब हम लोग देख लेते हैं कि डेटा लिंक लेयर एग्जैक्ट होती क्या, इसके फंक्शंस क्या होते हैं। हमने बता दिया डेटा लिंक क्या होती है। ये हमारी सेकंड लेयर होती है ओएसआई मॉडल की। ये क्या इंश्योर करती है? डेटा ट्रांसफर बिटवीन 2 डायरेक्टली कनेक्टेड नोड्स। मींस जो भी हमारे दो कंप्यूटर आपस में कनेक्टेड है उनके बीच में डेटा को ट्रांसफर करने के लिए यूज की जाती है। इसके मेन फंक्शंस हमारे होते हैं फ्रेमिंग, एरर डिटेक्शन करेक्शन, फ्लो कंट्रोल, मीडियम एक्सेस कंट्रोल। अब इस यूनिट में हम लोग इन फंक्शंस को ही डिटेल में पढ़ने वाले हैं। मींस ये पूरी जो यूनिट है वो हमारे इन फंक्शंस पे ही डिपेंडेंट है। फ्रेमिंग क्या होती है? जो भी हमारा डेटा होता है उन्हें टुकड़ों में भेज देना, या बोल सकते हैं फ्रेम या ग्रुप करके भेज देना। एरर डिटेक्शन क्या होता है? सपोज दैट किसी सेंडर ने डेटा को भेजा और उसमें कोई एरर आ गया, तो उसको डिटेक्ट करने के लिए कुछ हमारे मेथड्स हैं, कुछ हमारे एल्गोरिदम्स हैं, वो जो कि हम लोग आगे पढ़ेंगे और जो हमारे 7 मार्क्स में आते भी हैं। तो आप क्लियर कट इसे पढ़ते जाइए, समझते जाइए कि क्या क्या है ये। अगर आपको कोई भी दिक्कत या डाउट आती है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि आगे की जो यूनिट्स है वो भी आपको उसका भी अपडेट मिल जाए। एरर करेक्शन में क्या हमारा जो करेक्ट करते हैं हम लोग, पहले डिटेक्ट करेंगे एंड देन करेक्ट करेंगे। फ्लो कंट्रोल मीन हमारा डेटा कैसे फ्लो हो रहा है, डेटा का फ्लो कंट्रोल क्या है, ये सब हम लोग पढ़ेंगे डिटेल में। तो इसका अगर हम लोग एग्जाम्पल देख लें तो व्हेन डेटा मूव्स बिटवीन 2 कंप्यूटर्स, ये अभी मैंने बताया था, वही यहाँ पे लिखा हुआ है। ये हमने आपको बताया कि ये डेटा लिंक लेयर हमारी ओएसआई मॉडल की सेकंड लेयर होती है, और अगर सेंडर साइड से देखें तो 6 लेयर होती है ना। हम लोग पहला फंक्शन पढ़ते हैं अपने डेटा लिंक लेयर का, जो होता है फ्रेमिंग। मैंने बताया फ्रेमिंग क्या होती है। जब हम लोग डेटा को स्मॉल यूनिट्स या फिर बोल दें हम लोग स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, ताकि हमारा जो मिडल वेयर अटैक ना हो पाए। अगर आपने साइबर सिक्योरिटी पढ़ा होगा पिछले सेमेस्टर्स में तो आपको पता होगा कि मिडल वेयर अटैक क्या होता है। मींस हम लोग सेंडर हमारा डेटा भेज रहा है रिसीवर तक, लेकिन रिसीवर तक पहुंचने से पहले ही कोई अननोन पर्सन उसे रीड ऑन कर लेता है या फिर उसे चेंज कर देता है, तो उसे हम लोग बोलते हैं मिडल वेयर, मिडल मैन अटैक। तो मीन्स मिडिल में कोई भी उसे चेंज कर देता, तो ये चीज ना हो, तो इसीलिए हम लोग डेटा को फ्रेमिंग करके भेजते हैं। फ्रेमिंग मतलब हम लोग छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देंगे, ताकि हमारा जो हैकर है या फिर अटैकर है उसे गेस ना कर पाए। तो यही हमारा होता है फ्रेमिंग। फ्रेमिंग इज द प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग डेटा इनटू स्मॉलर यूनिट्स कॉल्ड फ्रेम्स। स्मॉलर यूनिट्स को हम लोग बोलते हैं फ्रेम्स। व्हाई फ्रेमिंग इज नीडेड? क्यों हमें फ्रेमिंग की जरूरत है? मेक ट्रांसमिशन ऑर्गेनाइज, हेल्प एरर डिटेक्शन। अगर हम लोग फ्रेमिंग के उसमें भेजेंगे तो हम लोग एरर डिटेक्ट तो बहुत आसानी से कर लेंगे। मेक्स ट्रांसमिशन ऑर्गेनाइज, जो भी हमारा ट्रांसमिशन है उसे हम लोग बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड वे में भेज पाएंगे। मींस नाउ हम लोग देख लेते हैं टाइप्स ऑफ फ्रेमिंग कितने टाइप की होती हैं, क्योंकि ये हमारा आता है पेपर में फ्रेमिंग एंड उसके टाइप्स 7 मार्क्स में आता है, तो आप इसे देख लीजिए। कैरेक्टर काउंट फ्रेमिंग क्या होता है? कैरेक्टर काउंट फ्रेमिंग में क्या होता है? जो भी हमारे जो भी फ्रेम्स क्रिएट होते हैं उनके फ्रेम्स के साथ एक कैरेक्टर बिट भी जाती है, जिसमें हमारी जो टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स होते हैं उस फ्रेम में उसे शो करती है। मीन्स जैसे कि ये हमारा एग्जाम्पल है, ये हमारा एक फ्रेम है, ये हमारी ऐसे जाएगी और इसमें जो 5 बिट है वो हमारी शो कर देगी कि इसमें हमारे 5 कैरेक्टर्स होंगे। तो यही हमारा होता है कैरेक्टर काउंट फ्रेमिंग। मतलब फ्रेमिंग
फ्रेम के साथ उसके एक काउंट वैल्यू भी जाती है, मींस जो कि कैरेक्टर्स को शो करती है कि इस फ्रेम में कितने कैरेक्टर्स हैं। तो ये हमारी होती है कैरेक्टर काउंट फ्रेमिंग। इसमें प्रॉब्लम क्या आती है, जब काउंट वैल्यू बिकम्स करप्टेड द रिसीवर में लूज सिंक्रोनाइजेशन विद द नेक्स्ट फ्रेम। मींस अगर सपोज दैट यहाँ पे 6 हो गया गलती से, तो जो नेक्स्ट फ्रेम है उसके साथ सिंक्रोनाइजेशन या बोल दें कि सीक्वेंस जो है वो हमारा बिगड़ जाएगा कि हमारा कौन सी फ्रेम अब नेक्स्ट आएगी। तो इसमें हमारी ये प्रॉब्लम आती है, तो इसीलिए हम लोग इसे ज्यादा यूज नहीं करते हैं ना। हमारा वाइट स्टफिंग में क्या होता है, वाइट स्टफिंग में ये होता है हमारा स्पेशल, हम लोग एक स्टार्ट में और लास्ट में वाइट्स लगाते हैं स्टार्ट एंड के लिए। मीन हम लोग पता चल जाए कि कहाँ से हमारा फ्रेम स्टार्ट है और कहाँ पे खत्म है। जैसे कि ये हमारा ओरिजिनल डेटा है, एबीसी एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझ रहे हैं इसे, ये हमारा एबीसी ओरिजिनल डेटा है और इसमें हम लोग ने जब हम लोग ने फ्रेम के थ्रू भेजा तो इसमें एचटीएक्स स्टार्टिंग में और ईटीएक्स लास्ट में, मतलब स्टार्ट इंडेक्स और लास्ट एंड इंडेक्स हम लोग ने जोड़ दिया। तो ये हमारा होता है वाइट स्टफिंग, मतलब स्टार्टिंग में वाइट लगा देते हैं एंड वाइट लगा देते हैं ताकि हमारी इस फ्रेम की स्टार्टिंग पॉइंट और लास्ट पॉइंट हमें पता चल जाए कि कहाँ से। अब हमारा नेक्स्ट टाइप आता है बिट स्टफिंग। बिट स्टफिंग क्या होता है, प्रोसेस ऑफ एडिंग एक्स्ट्रा बिट टू इंश्योर फ्लैग सीक्वेंस डज नॉट अपीयर इन द डेटा। मींस हम लोग स्टार्टिंग में सपोज दैट बिट स्टफिंग में क्या होता है, हम लोग डेटा को हम लोग स्टार्टिंग फ्लैग और एंडिंग फ्लैग के साथ भेजते हैं जैसे कि ये, लेकिन जो फ्लैग की वैल्यू है अगर वही डेटा में भी है, जैसे कि ये हमारी जो 01110 हमारा दे रखा है, ये हमारी फ्लैग की वैल्यू है, तो अगर डेटा की भी ये ऐसे ही सेम वैल्यू है तो हम लोग क्या करेंगे, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, जब भी हमारा रिपीटेशन में 5 1 आ जाते हैं, मीन्स 1 1 1 1 1, तो हम लोग उस 5 1 के बाद जस्ट बाद हम लोग एक 0 लगा के भेजते हैं। जैसा कि ये आप देख सकते हैं, ये एक्स्ट्रा 2 बिट्स हम लोग ने अप्लाई करी है, ये 0 0 एंड देन हम लोग ने डेटा को सेंड करा है, तो इसे हम लोग बोलते हैं बीट स्टफिंग। तो यही हमारा होता है टाइप्स ऑफ फ्रेमिंग। मींस हम लोग कैसे फ्रेमिंग करते हैं और कैसे हम लोग फ्रेम डेटा को फ्रेम करके भेजते हैं ताकि जो हमारा डेटा में एरर ना आए। तो हमारे पार्ट्स ऑफ फ्रेम मींस ये जो हमारा होता है ना, ये हमारा होता है फ्रेम। मींस हमारा पैकेट होता है, उन्हें इस स्ट्रक्चर में हम लोग ब्रेक करते हैं। मींस बहुत सारे हम लोग ग्रुप बनाते हैं जो कि इस स्ट्रक्चर में होते हैं। उसमें एक होता है हेडर, एक होता है पेलोड, एक होता है ट्रेलर। तो ये हमारे क्या होते हैं, यही हम लोग इसमें बताना है कि ये होते हैं हमारे पार्ट्स ऑफ फ्रेम। तो हमारा पार्ट्स ऑफ फ्रेम क्या होता है, फ्रेम हेडर का मीनिंग क्या होता है इसमें, इट कंटेन्स द सोर्स एंड द डेस्टिनेशन एड्रेस ऑफ द फ्रेम। हेडर में हमारा सोर्स और डेस्टिनेशन का एड्रेस आएगा और पेलोड फील्ड के अंदर इसमें मैसेज आएगा, जो मैसेज हमें डिलीवर करना है। तो और ट्रेलर में आएगा इट कंटेन्स द एरर डिटेक्शन एंड एरर करेक्शन बिट, मतलब इसमें हमारी एक ऐसी बिट होगी जो कि ये डिसाइड करेगी कि इसमें एरर है या नहीं है, अगर है तो उसे करेक्ट करेगी ना। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन। ये हमारा थ्योरी बेस में भी आता है और इसके ऊपर न्यूमेरिकल भी आते हैं, तो इस टॉपिक को बहुत ही सीरियस वे में पढ़िएगा वरना आपका 7 मार्क्स का क्वेश्चन गलत भी हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं इस टॉपिक को। यूज टू डिटेक्ट वेदर डेटा वॉज करप्टेड ड्यूरिंग ट्रांसमिशन। मीन्स डेटा को ट्रांसफर करते टाइम कोई उसमें एरर तो नहीं आ गया, या फिर कोई हैकर ने या अटैकर ने उसमें इंटरप्ट तो नहीं कर दिया, या किसी ने उस मैसेज को चेंज तो नहीं कर दिया। तो इसके लिए हमारा यूज होता है एरर डिटेक्शन। अब उसके लिए हमारी कुछ टेक्निक्स होती हैं, या फिर बोल दीजिए कुछ मेथड्स होते हैं जिसके थ्रू हम लोग एरर को डिटेक्ट कर सकते हैं अपने डेटा में, जो कि होते हैं पैरिटी बिट, चेकसम एंड सीआरसी। अगर आप मेरे से पूछे तो ये बहुत ही सिंपल है, अगर आपने इसे एक बार ढंग से समझ लिया तो और इसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन भी आते हैं 7 मार्क्स के, तो आप इसे छोड़िएगा नहीं। ये गेट के, बार्ट के, आपके एकेटीव के एग्जाम तीनों में आते हैं, तो आप इसे छोड़िएगा नहीं बिल्कुल भी। आप बहुत ही ईजी है, ऐसा भी नहीं कि बहुत टफ हो कि हाँ छोड़ दिया, तो इजी है तो आप इसे छोड़ेगा नहीं। तो पैरिटी बिट क्या होती है, हम लोग पहले ये चेक करते हैं। पैरिटी बिट होती है इवन पैरिटी बोल दीजिए या फिर ऑड पैरिटी बोल दीजिए। इवन पैरिटी बिट होती है टोटल नंबर ऑफ 1, मतलब टोटल नंबर हमारे डेटा के अंदर टोटल नंबर ऑफ 1 कितने हैं उससे हम लोग डिसाइड करते हैं पैरिटी बिट। तो इवन पैरिटी होंगी, इसका मतलब इवन नंबर, मतलब नंबर ऑफ 1 जो है वो हमारे इवन होंगे। अगर ऑड पैरिटी होगी तो हमारे इवन जो नंबर ऑफ वंस हैं वो हमारे ऑड होंगे। पैरिटी को चेक कैसे करते हैं, जैसे कि हमारा जो ओरिजिनल डेटा है वो हमारा ये है, उसके साथ हम लोग इधर राइट हैंड साइड में एक बिट एक्स्ट्रा लगा देते हैं एंड देन हम लोग डेटा को ट्रांसफर कर देते हैं। अगर रिसीवर के पास ये जो हमारा डेटा विद पैरिटी बिट के साथ मिला है, अगर वो यहाँ पे 0 होता है या फिर चेंज हो जाता है, जो भी हम लोग ने अटैच करके भेजा है, जैसे कि 1 भेजा था पैरिटी बिट, हमने रिसीवर को बता रखा है कि पैरिटी बिट हमारी 1 है, और लेकिन जब रिसीवर को ये डेटा तो यहाँ पे पैरिटी बिट 0 है, इसका मतलब इसमें एरर है, यहाँ पे चेंजेस करे गए हैं इस मैसेज में। तो यही हमारा होता है पैरिटी बिट, जिसके थ्रू हम लोग एरर को डिटेक्ट कर सकते हैं।
तो हम लोग देख लेते हैं चेकसम क्या होता है। चेकसम, ये जो पैरिटी बिट है ना, इसका सीआरपी में बहुत ज्यादा यूज होता है, इवन हमारे चेकसम में भी यूज होता है, ठीक है। तो मेनली हमारा हैमिंग कोड, मतलब वो सॉरी हैमिंग कोड में हमारा यूज होता है पैरिटी बिट का। पैरिटी बिट जिसमें हैमिंग कोड हमारी एक मेथड होता है जो कि एरर करेक्शन के लिए यूज किया जाता है, जो कि हम लोग आगे पढ़ेंगे, तो आप बहुत ही ध्यान से पढ़िए। और हैमिंग कोड का क्वेश्चन मैं अलग से वीडियो में आपको सॉल्व करवाऊंगी। तो अब हम लोग देख लेते हैं चेकसम क्या होता है। मींस चेकसम हमारा क्या होता है? चेकसम हमारा एक मेथड होता है एरर डिटेक्शन के लिए। मींस हमारे डेटा में कोई एरर है या नहीं है, तो वो हम लोग चेकसम के थ्रू भी डिटेक्ट कर सकते हैं। जैसे हम लोग ने पैरिटी बिट के थ्रू देखा कि अगर हम लोग ने एक बिट अटैच कर रखी है, अगर वो इंस्टेंट 1 के अलावा 0 हो जाती है, या फिर हमने 0 लिख के भेजा है और 1 हो जाती है, तो इसका मतलब उसमें एरर है, तो वो हमारा होता है पैरिटी बिट। वैसे ही हमारा एक मेथड होता है चेकसम। तो चेकसम हमारा क्या होता है? इसे ये हमारी एल्गोरिदम टाइप है, या फिर बोल दीजिए एक डायग्राम है, एल्गोरिदम के थ्रू हम लोग इसे करेंगे। यही हमारी चीजें जो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे, इस क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे। ये हमारा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है एकेटीयू का, तो आप इसे ध्यान से देखिएगा। ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, डायरेक्ट नंबर चेंज होगा, डेटा चेंज होगा, ये तो बाकी हमारा सब सेम होगा। तो ये देख लीजिए आप कैसे होता है एक बार। बाकी चेकसम हमारा क्या होता है ये मैंने आपको बता दिया। ये अब हम लोग देखते हैं कि हमारे सॉल्व कैसे होता है, चेकसम कैसे निकाला जाता है। चेकसम की मदद से हम लोग कैसे पता करते हैं कि ये एरर है इसमें कि नहीं है, या क्या हमारा रिसीवर चेक करता है। तो देखते हैं हमारा सेंडर साइड में जब भी हमारे सब यूनिट होते हैं, सब यूनिट बोलते हैं या फिर फ्रेम बोल दें, तो ये हमारे फ्रेम इसी नंबर्स में जाती है। तो ये हमारा एक नंबर होता है, ये हमारा दूसरा फ्रेम है। सपोज दैट हमारे डेटा में खाली 2 ही फ्रेम है, यहाँ पे हमें गिवन है ये चीज, तो ये हम लोग ने ऐसे ही उतार लिया। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसे एड ऑन करेंगे। अब एड ऑन तो आई थिंक आपको आता होगा, आप लोग ने डिजिटल लॉजिक में पढ़ा होगा कि कैसे हम लोग 2 बाइनरी बिट्स को एड ऑन करते हैं। जैसे कि अगर 1 1 है तो 0 और कैरी हमारा जाएगा 1। नाउ हमारा ये 0 0 0 और प्लस 1 1। नाउ 0 0 0, नाउ 1 और 1 एंड 0 गया और कैरी गया 1। नाउ कैरी वाला 1 और यहाँ पे भी 1 है, तो 1 1 हमारा 1 1 1 हमारा 0 और कैरी फिर गया 1। तो ऐसे ही हमारा ये सम निकल आया। नाउ सम निकालने के बाद जब हम लोग इसका वंस कॉम्प्लीमेंट लेंगे, वंस कॉम्प्लीमेंट कैसे लेते हैं? जैसे यहाँ 0 है तो ये हमारा 1 हो गया, यहाँ 1 है तो ये हमारा 0 हो गया। मीन्स जहाँ पे 1 है वहां पे 0 कर दो, जहाँ पे 0 है वहां पे 1 कर दो, तो ये हमारा आ गया चेकसम। यही होता है हमारा चेकसम। अब डेटा ट्रांसमिट कैसे होगा? मतलब रिसीवर को डेटा क्या जाएगा? डेटा जाएगा, मीन्स ये जो हमें डेटा दे रखा है 2 सबनेट में, 2 सब यूनिट में, ये जाएगा और उसके साथ साथ हमारा चेकसम भी जाएगा। तो यही हमारा ऐसे ही डेटा ट्रांसफर होता है। अब हमारा रिसीवर साइड में डेटा कैसे चेक होगा कि हमारे डेटा में एरर है या नहीं है? तो अगर हमारा जो ये हमें चेकसम या फिर बोल दीजिए ये जो हमें डेटा दिया गया है रिसीवर साइड में, ये जो पहुंचा है, इनसे फिर से हम लोग ऐड ऑन करेंगे तीनों चीजों को, मतलब डेटा के सब यूनिट्स को और चेकसम को। और इन सबको ऐड ऑन करने के बाद जो भी हमारा सम आएगा उसका वंस कॉम्प्लीमेंट लेंगे। अगर वो वंस कॉम्प्लीमेंट हमारा 0 0 0 आता है तो इसका मतलब हो गया हमारा कोई भी एरर नहीं है। लेकिन अगर 0 0 के अलावा कुछ भी आता है तो इसका मतलब हमारे उसमें एरर है। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। तो अगर आपको नहीं समझ आया तो वीडियो को रिवाइंड करके एक बार देख लीजिए। अगर तब भी अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। यहाँ पे आप डिजिट्स चेंज करके आप एक बार खुद से कोई क्वेश्चन सॉल्व करके देखिए। अगर आपने डिजिट्स गलत ली तो ऑफकोर्स की बात है, यहाँ पे जब भी रिसीवर साइड में 0 0 नहीं आएगा, 0 0 के अलावा कोई भी चीज आएगी लेकिन 0 0 नहीं आएगा। इसका मतलब आपके जो भी डेटा है उसमें हमारा आएगा एरर। तो अगर 0 0 आता है तो ये हमारा एरर लेस है ना। हम लोग देख लेते हैं सीआरसी। ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमारा हमेशा आता है एकेटीयू एग्जाम में, हमेशा 7 मार्क्स में। तो इसे ध्यान से देख लीजिए सीआरसी क्या होता है। सीआरसी की फुल फॉर्म होती है साइक्लिक रिडंडेंसी चेक। ये भी हमारा एक डिटेक्शन मेथड है, मींस जो कि एरर को डिटेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है। इसमें आपको क्या होता है, डेटा दिया होता है जो कि बाइनरी बिट्स में होता है। यहाँ पे पूरे जो कंप्यूटर नेटवर्क में हम लोग खेल खेलते हैं वो बाइनरी बिट्स से ही खेलते हैं। तो आप ध्यान रखिए जो भी हमारा डेटा वो सब हमारा बाइनरी बिट्स में हो। जैसे कि ये हमारा कुछ डेटा है वो x की पावर में दे रखा है, जैसे हम लोग में कन्वर्ट करना होता है बाइनरी बिट में। जैसे इसमें हमारा कन्वर्टेड दिया है लेकिन ज्यादातर कन्वर्टेड नहीं देता है, आपको खुद से करना पड़ता है। तो आप समझेंगे कि ये हमारा कैसे आया। तो यहाँ पे बहुत ही ईजी है ये निकालना। इसका मतलब होता है यहाँ पे है x की पावर 0। x की पावर 0 का मतलब होता है 1। अब यहीं पे हमारा 2 की पावर 2 है। यहाँ पे जो भी हमारी पावर्स होती है उसे हम लोग 2 पे लगा के देख लेते हैं। तो 2 पे लगाने के बाद जो भी हमारा नंबर आता है वहां पे हम लोग कर देते हैं बाइनरी। उससे हम लोग बाइनरी नंबर्स में लिख देते हैं उसे ऐड ऑन करके। तो वही हमारा होता है
बाइनरी बिट का नंबर। जैसे कि ये हमारा 1 है, फिर यहाँ पे 2 की पावर 2 आएगा तो 4 होगा, प्लस 4 हमारा 5 हो गया, फिर 2 की पावर 3 मतलब 8, 8 और 5 13। तो 13 को हम लोग कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे। तो यही हमारा हो जाता है बाइनरी में 13। तो इसको अब हम लोग मतलब एज अ डिवाइडर यूज करेंगे इसको डिवाइड करने के लिए। ये भी जो हमारा डेटा दे रखा है उसके आगे ये भी जो भी हमारा नंबर ऑफ बिट्स इसमें जितनी होंगी उससे एक -1 करके इसके आगे हम लोग उतने ही जीरो एड ऑन कर देंगे। जैसे कि इसमें नंबर ऑफ बिट्स हमारी कितनी है, 4 है, तो इसका मतलब इससे एक माइनस करो, 4 - 1 कितना हुआ, 3। तो हम लोग यहाँ पे 3 जीरो एड ऑन करेंगे। जैसे कि यहाँ पर हमारे 2 जीरो लास्ट में थे, अब देखो तो यहाँ पे लास्ट में आपको 5 जीरो दिखेंगे। देन हम लोग इस नंबर से इसे डिवाइड करेंगे। ये आपको डिवाइड करना आता होगा, ये हम लोग ने डिवाइड करा। एंड देन जो लास्ट में हमारा रिमाइंडर आएगा उसको यहाँ पे जो भी हमारा रिमाइंडर होगा वो उतने ही बिट्स का होगा जितने बिट्स हम लोग, जितने नंबर ऑफ बिट्स हम लोग ने जीरो एड ऑन किए होंगे। यहाँ पे 3 नंबर ऑफ बिट्स का हम लोग जीरो एड ऑन करे थे, तो यहाँ पे रिमाइंडर देखेंगे तो वो भी हमारा उतने ही बिट्स का आएगा और वो जो हमारा रिमाइंडर होगा वहां पे हम लोग रिप्लेस कर देंगे और इसी को हम लोग भेज देंगे सेंडर वो रिसीवर साइड। नाउ जब हम लोगों को रिसीवर को ये मिलेगा तो रिसीवर दोबारा से उसी नंबर से डिवाइड करेगा जहां जो सेंडर्स ने डिवाइड करा था। देन डिवाइड करने के बाद जब हमारा रिमाइंडर जीरो आता है इसका मतलब हमारे जो डेटा है उसमें कोई भी एरर नहीं है। लेकिन अगर यहाँ पे रिमाइंडर जीरो नहीं आता है, यहाँ पे जीरो के अलावा कुछ और आता है, तो इसका मतलब हमारे डेटा में कुछ एरर है। तो यही होता है सीआरसी। आई होप आपको समझ आया हो। अगर नहीं आया हो तो आप रिमाइंड करके वीडियो को देखिए और अगर कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। ना हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा एरर करेक्शन। हम लोग ने एरर डिटेक्शन के बारे में पढ़ा कि एरर डिटेक्शन हमारा एक मेथड्स होते हैं और उनके मेथड्स के बारे में पढ़ा, टेक्निक होती है जिसके थ्रू हम लोग एरर डिटेक्ट करते हैं। और आता है एरर करेक्शन। एरर करेक्शन क्या होता है, ये हमारे एरर करेक्शन एक प्रोसेस होती है जिसमें हमारा डिटेक्टिंग भी होती है, मीन्स एरर को डिटेक्ट भी किया जाता है और हमारा फिक्स भी किया जाता है। तो यही हमारा होता है एरर करेक्शन। टाइप्स ऑफ एरर में देखें तो हमारे ये 2 टाइप के होते हैं, मेनली बैकवर्ड और फॉरवर्ड एरर करेक्शन। तो बैकवर्ड एरर करेक्शन में क्या होता है, जब भी रिसीवर हमारा कोई भी एरर फाइंड करता है डेटा में तो वो सेंडर को बोलता है कि डेटा को दोबारा से भेजो, फिर डेटा रीट्रांसमिट करता है, दोबारा से मैसेज को भेजता है। तो इसे हम लोग बोलते हैं बैकवर्ड एरर करेक्शन। मींस पहले हम लोग ने एरर को डिटेक्ट किया, अब हमें पता चल गया कि हमारे मैसेज में कुछ एरर है, तो हम सेंडर से दोबारा बोलेंगे कि भाई हमारे डेटा में कुछ एरर है तो इसे दोबारा से भेज दीजिए प्लीज। तो वो हमें डेटा दोबारा से भेजेगा। तो ये एक तो ये मेथड हो गया कि हम लोग उससे बोल के हम लोग दोबारा से ये कर सकते हैं। तो ये हमारा एक मेथड हो गया एरर करेक्शन का, जिसके थ्रू हम लोग एरर को करेक्ट कर सकते हैं। ये हमारा एक एग्जांपल दे रखा है, ये हमारा डेटा है लेकिन हमारा जो रिसीव्ड हुआ है वो ये हुआ है। तो ये हमारा देख सकते हैं डेटा हमारा सेम नहीं है, तो ये हमारा रिसीवर दोबारा से सेंडर से बोलेगा कि सेंड अगेन। एंड ये डायग्राम आप जरूर बना के आएगा जब भी आप ऐसा एक्सप्लेन करो ना। हमारा जो सेकंड आता है वो होता है फॉरवर्ड। फॉरवर्ड हमारा क्या होता है, फॉरवर्ड मतलब मूव आगे, मीन एक बार आगे चला गया तो वापस नहीं आएगा, मीन्स आप सेंडर से दोबारा नहीं बोलते इसमें। तो इसमें क्या होता है, हमारी जो एक्स्ट्रा बिट होती है जो एड ऑन की जाती है डेटा में, तो उसे क्या करता है, डिटेक्ट करता है पहले तो और उसी बिट को करेक्ट करने की कोशिश करता है। तो इसे बोलते हैं हम लोग फॉरवर्ड एरर करेक्शन। मतलब ये रिसीवर ही खुद गेस करने की कोशिश करता है। जैसे कि हमारा हाउ आर यू मैसेज भेजा है सेंडर ने, लेकिन वहां पे कुछ और ही पहुंचा है, हाउ आर यू के अलावा कुछ और पहुंचा है। तो रिसीवर खुद ही एनालाइज करने की कोशिश करता है कि ये मैसेज हमारा क्या हो सकता है जो सेंडर हमें देना चाह रहा है। मतलब अपनी नॉलेज, अपना दिमाग लगाने के बाद वो उसे करेक्ट कर लेता है। तो इसी को बोलते हैं फॉरवर्ड एरर करेक्शन। मींस एक्स्ट्रा बिट को एनालाइज, जो भी एक्स्ट्रा बिट है, जो भी हमारा एरर आया उसको एनालाइज करके उसे सॉल्व करने की कोशिश करता है। तो यही होता है फॉरवर्ड एरर करेक्शन। बैकवर्ड में क्या होता है, वो दोबारा से रीट्रांसमिट करने को बोल देता है। इसमें भी ये ऐसा डायग्राम बनाया हुआ है मैंने, तो ये भी आप कर सकते हो। नाउ इस डेटा जो भी हमारा एरर है उसको करेक्ट करने के लिए हमारा एक मेथड आता है हेमिंग कोड, जिसमें हम लोग ने टेक्निक पढ़ी। जैसे कि एरर डिटेक्ट करने की हमारी 3 टेक्निक पढ़ी हमने, पैरिटी, बिट, हमारी सीआरसी और चेकसम। तो ये 3 टेक्निक हम लोग ने एरर को डिटेक्ट करने के लिए पढ़ी। लेकिन एरर को करेक्ट करने के लिए क्या, मतलब अगर हमें एरर मिल गया अब उसको करेक्ट भी तो करना है, तो इसके लिए हमारी क्या है, हेमिंग कोड। हेमिंग कोड हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एडिटिव पर्पज से भी, एज वेल एज अगर आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हो तो उसके लिए भी। तो इसे बहुत ही ध्यान से पढ़िए और बहुत ही ईजी भी है, मैं तो कहूंगी। इसमें मैंने खाली आपको एल्गोरिथम बताई है, लेकिन इन नेक्स्ट लेक्चर मैं आपको इसका पूरा क्वेश्चन करके दिखाऊंगी, जो कि आता ही आता है आपके एग्जाम में 7 मार्क्स में। तो आप इसे ध्यान से पढ़िए, बिल्कुल समझ लीजिए कि अगर आपने ये कर लिया तो आपके 7 मार्क्स पक्के ही पक्के हैं। तो देखते हैं हेमिंग कोड क्या होता है। ये हमारा एक मेथड होता है जो कि एरर को डिटेक्ट करता है एंड देन करेक्ट करता है। इट वर्क्स बाय एडिंग एक्स्ट्रा बिट कॉल्ड पैरिटी बिट। मीन्स ये एक्स्ट्रा बिट हमारी एड ऑन कर देता है डेटा में
जैसे हम लोग पैरिटी बिट बोलते हैं। तो रिसीवर फाइंड एंड करेक्टेड वन बिट एरर, मीन्स जो भी हमारा एरर आता है उसको फाइंड करता है और उसे करेक्ट करने की कोशिश करता है। ये हमारा मेनली टेक्निक होती है फॉरवर्ड एरर करेक्शन की। तो ये हम लोग देख लेते हैं। मेनली मैं ऐसा करती हूँ, इसको पूरा आपको समझाऊंगी क्वेश्चन के थ्रू, क्योंकि अगर एल्गोरिथम आपको ऐसे लिखी हुई है तब भी आपको समझ नहीं आएगी मुझे लगता है, तो ऐसा बताने से टाइम वेस्ट ही है। तो हम आगे के और टॉपिक कवर कर लेते हैं, और इसको मेनली हैमिंग कोड को मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बहुत अच्छे से बताने वाली हूँ, तो उस लेक्चर को मिस मत करेगा। इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप वो बहुत अच्छे से सॉल्व कर पाओ। नाउ हम लोग देखते हैं। तो फ्लो चार्ट क्या होता है? फ्लो चार्ट कंट्रोल इंश्योर करता है कि जो भी हमारा सेंडर द्वारा भेजा हुआ जो डेटा है वो जल्दी से जल्दी रिसीवर को मिले। मींस एक कंट्रोल फॉलो करता है जिसके थ्रू जो भी सेंडर डेटा भेजता है वो रिसीवर को फास्टली मिल जाए। मींस की टाइम वेस्ट ना हो, या फिर परफॉर्मेंस में कोई वेस्ट ना हो, या फिर परफॉर्मेंस में कोई रुकावट ना है। तो उसके लिए हम लोग प्लानिंग कर लें, या फिर फ्लो कंट्रोल उसी को बोलते हैं। ये हमें क्यों जरूरत होती है? विदाउट अगर हम लोग फ्लो कंट्रोल नहीं होगा तो रिसीवर बफर ओवरफ्लो कर जाएगा या फिर डेटा लॉस हो जाएगा। तो ये हमारी इस जो भी हमारी प्रॉब्लम्स होती हैं इससे ओवरकम करने के लिए फ्लो कंट्रोल का यूज करते हैं। फ्लो कंट्रोल मेथड्स हमारे दो होते हैं, स्टॉप एंड वेट मेथड प्रोटोकॉल और स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे भी मैंने बहुत ही अच्छे से आगे समझाया हुआ है, तो आप इस लेक्चर में बने रहिए और इसे समझिए बहुत अच्छे से, क्योंकि ये 7 मार्क्स में डायरेक्टली आते हैं। जैसे कि वो पूछ लेगा फ्लो कंट्रोल एंड मेथड्स ऑफ फ्लो कंट्रोल समझाइए, तो आपको ये दोनों चीजें समझानी होंगी। इवन ये मेनली थ्योरी क्वेश्चन है लेकिन आता भी है, और थ्योरी तो आपको पता ही है लिखने में आप कितने माहिर होंगे। तो एलिमेंट्री डेटा लिंक प्रोटोकॉल क्या होता है? दीज प्रोटोकॉल कंट्रोल कम्युनिकेशन बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर, मतलब सेंडर और रिसीवर के बीच में जो भी कम्युनिकेशन होती है उसको कंट्रोल करने के लिए कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं। मेनली प्रोटोकॉल का मीनिंग क्या होता है? प्रोटोकॉल का मीनिंग होता है रूल्स, मतलब कुछ रूल्स बनाए गए हैं जिसके थ्रू आप कम्युनिकेट कर पाते हो आपस में, तो उसी को बोलते हैं एलिमेंट्री डेटा लिंक प्रोटोकॉल। इसका इसका टाइप क्या होता है? सिंपल प्रोटोकॉल, स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल, स्टॉप एंड वेट ARQ प्रोटोकॉल। तो ये हमारे क्या होते हैं? जैसे स्टॉप और वेट प्रोटोकॉल इसमें भी है, स्लाइडिंग विंडो है, तो ये पढ़ लेते हैं। मेनली स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल एंड स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल, ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, तो एक एक करके से देख लेते हैं। स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल होता है जब हमारा डेटा जो भी हमारा सेंडर होता है वो एक फ्रेम को सेंड करता है, उसके बाद रिसीवर उसको रिसीव करने और उसके मतलब एक्नॉलेजमेंट का वेट करता है। एक्नॉलेजमेंट का मतलब है कि इंश्योरेंस का वेट करता है कि हाँ रिसीवर तक मैसेज पहुंचा है कि नहीं पहुंचा है। जैसे कि आप इस डायग्राम में देखो, इस डायग्राम में क्या बताया गया है? स्टॉप एंड वेट का मतलब है जैसे कि सेंडर ने यहाँ पे हमारा पैकेट भेज दिया, अब उसके बाद वो वेट करता है कि हाँ रिसीवर हमें एक कंफर्मेशन मैसेज भेजेगा कि हाँ हमें आपका डेटा मिल गया है, अब आप दूसरा डेटा भेज सकते हो। तो जब तक वो नहीं भेजता तब तक वो वेट करता रहेगा, तो इसीलिए हम लोग बोलते हैं इसे स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल। तो जैसे कि सेंडर ने यहाँ पे डेटा भेज दिया, जब एक्नॉलेजमेंट आ जाता है तब वो दूसरा डेटा भेजता है। तो ये डायग्राम आप जरूर बना के आए। तो यही हमारे यहाँ पे लिखा हुआ है। एडवांटेज क्या होता है? जो भी हमारा कम्युनिकेशन है वो रिलायबल रहेगा। रिलायबल का मतलब है अगर सेंडर ने रिसीवर ने एक्नॉलेजमेंट नहीं भेजा, इसका मतलब है रिसीवर तक या तो डेटा पहुंचा नहीं है, या तो डेटा में कुछ एरर हो गया है, या फिर डेटा मिसफील्ड हो गया है। मिसफील्ड का मतलब कि किसी और ने उसे रिसीव कर लिया। तो ये होता है हमारा रिलायबल कम्युनिकेशन, मीन्स सब कुछ रियलिस्टिक होगा और इवन हमारी जो ट्रस्ट लेवल है वो भी बढ़ेगा। डिसएडवांटेज क्या होता है? फ्लो फॉर लार्ज डेटा। अब हमें जैसे बहुत सारा डेटा भेजना है, अब हम लोग अगर एक एक डेटा भेज रहे हैं तो अगर ज्यादा डेटा है तो बहुत टाइम नहीं लग जाएगा कि जैसे हमने एक डेटा भेजा फिर हम लोग वेट कर रहे हैं, अब हमें 100 डेटा भेजने हैं, अब हमने एक डेटा भेजा तो वेट करना है, अब दूसरा डेटा भेजा तो वेट करना है, रिसीवर हमारा बहुत देर में डेटा जो एक्नॉलेजमेंट है भेज रहा है, तो ये हमारा बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। अब हम लोग स्लाइडिंग विंडो देखते हैं। स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल क्या होता है? अलाउज सेंडर टू सेंड मल्टीपल फ्रेम्स बिफोर रिसीविंग एक्नॉलेजमेंट। मतलब ये क्या करता है? इसमें हमारे सेंडर को ये अलाउ किया जाता है कि वो मल्टीपल डेटा ऑफ फ्रेम्स भेज सकता है जब अगर रिसीवर से एक्नॉलेजमेंट नहीं आ रहा तब भी, लेकिन उतने ही एक्नॉलेजमेंट भेज सकता है जितना उसका विंडो साइज हो। जैसे कि विंडो साइज का मीन्स जैसे कि हमारी विंडो साइज 2 है, इसका मतलब वो एक बार में 2 फ्रेम्स ज्यादा से ज्यादा भेज सकता है, 1 भेज सकता है या 2 भेज सकता है, लेकिन 2 से ज्यादा नहीं भेज सकता। जितनी विंडो साइज होगी उतने ही भेज सकता है। सेंडर कैन सेंड 2 फ्रेम्स बिफोर वेटिंग फॉर एक्नॉलेजमेंट। मीन्स अब आप इस डायग्राम में देखिए, जैसे कि फ्रेम 1 उसने भेज दिया, अब उसका कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं आया फ्रेम 0 का, तो वो क्या करेगा? फ्रेम 1 भी भेज देगा। लेकिन इस विंडो के अंदर जितनी हमारी फ्रेम्स आ पाएंगे उतने ही हमारे जो फ्रेम्स हैं वो सेंडर भेज सकता है, इससे ज्यादा नहीं भेज सकता। जैसे अगर फ्रेम 0 और फ्रेम 1 का अभी भी हमारा कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं आया तो इसका मतलब है वो 2 और 3 को अभी नहीं भेजेगा, अभी वो थोड़ा सा वेट करेगा। एंड जब एक्नॉलेजमेंट 2 आ गया इसका मतलब 0 और 1 उससे रिसीव हो गया, अब हमें 2 हमें उसे भेजना है। अब जैसे उसने 2 भेजा लेकिन 2 हमारा लॉस्ट हो गया,
तो अब वो 3 भेज देगा, तो 3 2 और 3 अब यहाँ पे क्या वो करेगा, निगेटिव एक्नॉलेजमेंट भेजेगा। निगेटिव का मतलब क्या हो गया कि उसे 2 मिला ही नहीं लेकिन 3 मिल गया, तो वो जो हमारा सेंडर होगा वो 2 फिर से भेजेगा। तो आपको ये जो डायग्राम है वो आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा। तो इसी के साथ ये हमारा टॉपिक खत्म होता है ना। हम लोग दूसरा टॉपिक देखते हैं, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, जो कि हमारा है मीडियम एक्सेस कंट्रोल। मीडियम एक्सेस कंट्रोल क्या होता है? मीडियम एक्सेस कंट्रोल हमारा एक कंट्रोल होता है जिसके थ्रू हम लोग मल्टीपल डिवाइसेस को एक कॉमन कम्युनिकेशन चैनल शेयर कर सकते हैं। मींस एक कॉमन पाथ जिसके थ्रू मल्टीपल डिवाइसेस कम्युनिकेट कर सकती हैं। इसका मेनली ये हमारे फंक्शंस है, चैनल एक्सेस कंट्रोल, कोलिजन डिटेक्शन को, जो भी कोलिजन होने वाला होता है उसको डिटेक्ट करने के लिए भी मीडियम एक्सेस कंट्रोल हमारा काम आता है। मैक एड्रेसिंग अलॉट करने के लिए भी हमारा यूज किया जाता है। अगर हम लोग एग्जांपल देखें, जैसे कि हमारे वाईफाई नेटवर्क होते हैं जिसमें हमारे जो मल्टीपल डिवाइसेस होती हैं वो सेम मीडियम को अगर शेयर कर रही होती तो हमारी ये सारी चीजें होती हैं जिसमें हमारा मैक का यूज किया जाता है ना। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो आता है चैनल एलोकेशन। चैनल एलोकेशन क्या होता है? ये हमारा एक मेथड होता है जिसमें हम लोग कम्युनिकेशन चैनल को डिवाइड करते हैं मल्टीपल यूजर्स में, मीन एलोकेट कराते हैं, ताकि हमारे जो मल्टीपल यूजर्स हैं वो चैनल को एक्सेस कर पाएं और अपने डेटा को शेयर कर पाएं। तो ये हमारे दो टाइप के होते हैं, स्टैटिक एंड डायनेमिक। आप समझ ही गए होंगे स्टैटिक का मतलब क्या होता है और डायनेमिक का मतलब जो टाइम के साथ चेंज होता रहा, मीन्स चेंजेस रहे, और स्टैटिक का मतलब जो फिक्स्ड रहा है। ये हम लोग ने एरे वगैरह लिंक लिस्ट पढ़ा था तो बहुत अच्छे से समझा था इसको, तो वही चीज यहाँ पे भी है। तो इसे इसीलिए डिटेल में नहीं पढ़ रहा और इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है कि हम लोग इसे इतना डिटेल में पढ़ें। बाकी आप बना के लिख सकते हो इसको। एग्जाम्पल इसका क्या है? टेलीफोन नेटवर्क यूजर चैनल एलोकेशन। जो भी हमारे टेलीफोन नेटवर्क्स होते हैं वो चैनल एलोकेशन कम्युनिकेशन का ही यूज करते हैं कि हमें किससे चैनल को एलोकेट करना है। अब हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है लाइक मल्टीपल एक्सेस प्रोटोकॉल। मल्टीपल एक्सेस प्रोटोकॉल हमारे ऐसे प्रोटोकॉल्स होते हैं जो कि हमारे मल्टीपल जो भी हमारे चैनल्स होते हैं मल्टीपल यूजर्स को चैनल का एक्सेस कराने के लिए यूज किए जाते हैं। रैंडम एक्सेस प्रोटोकॉल, ये हमारे 3 टाइप के होते हैं, रैंडम एक्सेस प्रोटोकॉल, कंट्रोल एक्सेस प्रोटोकॉल एंड चैनलाइजेशन प्रोटोकॉल्स। इसे हम लोग अच्छे से पढ़ लेते हैं, इसमें भी हमारे टाइप्स हैं क्योंकि, तो हम लोग एक एक करके इन्हें देख लेते हैं। रैंडम एक्सेस प्रोटोकॉल क्या होता है? ये हमारा एक मेथड होता है जिसमें एक डिवाइस होती है जो कि डेटा को सेंड कर सकती है कभी भी, तो इसे हम लोग बोलते हैं रैंडम। जैसे कि आप नाम से ही समझ सकते हो, रैंडम रैंडम मतलब कभी किसी भी टाइम पे अपना डेटा सेंड कर देना। ये हमारे 4 टाइप के होते हैं। अलोहा, इसे हम लोग चश्मा भी बोलते हैं, चश्मा सीडी या चश्मा सीए, ठीक है। अलोहा क्या होता है? ये हमारा एक सिंपलेस्ट मेथड होता है। ये एक डिवाइस होती है जो कि डेटा को कभी भी मतलब जब वो चाहे तब सेंड कर सकते हैं। चश्मा क्या होता है? चश्मा हमारा एक डिवाइस होता है जो कि चेक करता है चैनल को पहले, मतलब डेटा खुद से नहीं भेजता स्टार्टिंग से, मतलब ये पहले चेक करेगा चैनल हमारा बिजी तो नहीं है, अगर बिजी होगा तो वेट करेगा, अगर नहीं है तो अपना डेटा को भेज देगा। अब चश्मा या फिर सीडी बोलते हैं तो इसमें हमारा ईथरनेट का यूज होता है। ईथरनेट का मतलब ये डिवाइस डिटेक्ट करता है और कोलिजन करता है, मतलब चैनल पे कोई कोलिजन तो नहीं होने वाला, मतलब जैसे कि हम लोग रोड पे निकलने वाले हैं तो वहां पे कोई एक्सीडेंट तो नहीं होने वाला, तो ये चीज हमारी डिटेक्ट करता है सीडी ना। हमारा जो चश्मा सीए है वो हमारा क्या है? वाईफाई का यूज करता है। डिवाइस ट्राई टू अवॉइड कोलिजन बिफोर सेंडिंग, मतलब सेंडिंग होने से पहले वो पहले ये देखेगा कि कोलिजन डिटेक्ट करके उसे अवॉइड करेगा ना। हमारा जो नेक्स्ट है वो है हमारा कंट्रोल एक्सेस प्रोटोकॉल। कंट्रोल एक्सेस प्रोटोकॉल क्या है? ये हमारा एक मेथड होता है जो कि डिवाइस को टेक करता है, टर्न्स इनटू सेंड डेटा, मींस डिवाइस को लेगा और उसे सेंड करेगा अपने डेटा को। सो कोलिजन डज नॉट अकर, ताकि कोलिजन हमारा ना हो। ये हमारे 4 टाइप के होते हैं, रिजर्वेशन, पोलिंग, टोकन पासिंग, सॉरी 3 टाइप्स के होते हैं, तो वो 3 बार हो गया, सो सॉरी। रिजर्वेशन क्या होता है? या तो हम लोग जैसे कि अपना रिजर्वेशन करा लेते हैं ट्रेन में, तो हमारा फिक्स हो जाता है कि हाँ हमें इस टाइम पे इस प्लेस पे हमें जाना है, तो वैसे ही है हम लोग डिवाइस को एक टाइम दे दें कि हाँ आप इस टाइम पे आप इस चैनल को एक्सेस कर पाओगे, तो आप रिजर्वेशन कर सकते हो। पोलिंग का मतलब वन मेन डिवाइस आस्क ईच डिवाइस वन बाय वन इफ इट वांट्स टू सेंड डेटा, मींस जो मेन डिवाइस होगी या फिर बोलते मास्टर हो, जैसे टीचर है वो वन बाय वन स्टूडेंट से पूछ ले क्या वो डेटा भेजना चाहता है तो वो उस चैनल को एक्सेस करवा दे, अदरवाइज नहीं। तो टोकन पासिंग, या तो हम लोग टोकन दे दें, जैसे कि हम लोग बहुत सारे रेस्टोरेंट में जाते हैं, वहां पे हमें टोकन दिए जाते हैं ऑर्डर के लिए, जब हमारे उस टोकन पे लिखे नंबर की बारी आती है तब हम लोगों को एक्सेस मिलता है, या तो हम लोग एक्सेस करते हैं, मतलब कंट्रोल करवाया जाए किसी भी प्रोसेस के द्वारा ताकि हमारा कोलिजन ना हो। कोलिजन मतलब 2 प्रोसेस एक साथ चैनल को एक्सेस ना कर पाए ना। हमारा आता है चैनलाइजेशन प्रोटोकॉल। चैनलाइजेशन प्रोटोकॉल क्या होता है? मींस इसमें हम लोग चैनल को डिवाइड कर देते हैं, मतलब रोड को डिवाइड कर दिया, मींस एफडीएमए फ्रीक्वेंसी के बेस पे हम लोग ने चैनल को डिवाइड कर दिया, टाइम के बेस पे डिवाइड कर दिया, कोड को बेस पे डिवाइड कर दिया, ताकि हमारा कोलिजन ना हो और बहुत सारे डिवाइसेस एक ही टाइम पे चैनल को एक्सेस कर पाए ना। हमारा
लास्ट टॉपिक आता है लैन स्टैंडर्ड्स एंड लिंक लेयर स्विचेस ब्रिज। ये हमारे कुछ लास्ट टॉपिक्स बचे हैं जो कि आते नहीं है, लेकिन आपको पता होनी चाहिए ये इन सब के बारे में, क्योंकि आपके सिलेबस में आ भी सकते हैं इस बार अगर लास्ट ईयर नहीं आए तो। लैन क्या होता है? लोकल एरिया नेटवर्क। ये एक नेटवर्क होता है जो कि बहुत सारे डिवाइसेस को स्मॉल ज्योग्राफिकल एरिया में कनेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है, जैसे कि स्कूल हो गया, ऑफिस हो गया, वहां पे आपका लैन नेटवर्क यूज होता है। पॉपुलर लैन स्टैंडर्ड्स हमारे जैसे आपके लैब में ईथरनेट का यूज होता है, आपके कंप्यूटर में वाईफाई का यूज होता है। ये हाई स्पीड हमें और लो कॉस्ट इजी इंस्टॉलेशन, ये सब आप खुद ही लिख सकते हो क्योंकि आप नाउ इतने हैं कैपेबल कि हाँ आप ये सब लिख सको। नाउ अब हम लोग देख लेते हैं कि हमारा जो लिंक लेयर स्विचेस होते हैं वो क्या होते हैं। लिंक लेयर स्विचेस और ब्रिजेस क्या होते हैं? ब्रिज हमारी एक डिवाइस होती है जो कि दो लैन सेगमेंट्स को कनेक्ट करती है, मतलब दो लैन नेटवर्क या सेगमेंट्स को कनेक्ट करती है ताकि ट्रैफिक ना हो। स्विच हमारा एक एडवांस वर्जन होता है ब्रिज का जो कि मल्टीपल डिवाइसेस को एफिशिएंटली कनेक्ट होने में मदद करता है। एडवांटेज हमें रिड्यूस नेटवर्क कंजेक्शन, मतलब जो भी हमारे नेटवर्क पर लोड होता है उसको रिड्यूस करता है, परफॉर्मेंस को रिमूव करता है। लर्निंग ब्रिज ये हमारा एक मैक एड्रेस से लर्न करने, मतलब आप ऑटोमेटिक लर्न करेगा और इनहेंस करेगा। तो इसी के साथ हमारी ये यूनिट खत्म होती है। आई होप आपको समझ आया हो। बाकी जो